स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे साइंस के टॉपिक प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता पर। तो पिछला वीडियो हमने बनाया था प्रकाश का अपवर्तन, उसमें प्रकाश का अपवर्तन हो गया था और उसके नियम हो गए थे। उसी के बाद ये टॉपिक आता है प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। तो प्रकाश की किरणों की उत्क्रमणीयता का मतलब होता है कि प्रकाश को अपने गमन पथ से उत्क्रमित करने का गुण ही प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता कहलाता है। तो प्रकाश की उत्क्रमणीयता समझेंगे क्या होती है। इसमें कांच का एक गुटका होता है। पहले प्रकाश की किरण वायु से कांच के गुटके में प्रवेश करती है और कांच के गुटके में प्रवेश करती हुई पुनः वायु माध्यम में प्रवेश करती है। तो माना वायु से चलकर कोई प्रकाश की किरण AB, माना वायु में चलकर प्रकाश की किरण AB कांच के गुटके PQRS से टकराती है और टकराने के बाद अभिलंब की ओर झुकती हुई BC दिशा में चली जाती है। एक बार और देख लीजिए कि माना वायु में चलती हुई कोई प्रकाश की किरण AB गुटके के पृष्ठ PQ पर टकराती है और BC दिशा में अभिलंब की ओर झुकती हुई चली जाती है। तो इस स्थिति में वायु में बना आपतन कोण I और कांच में बना अपवर्तन कोण R होगा। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तन हो जाएगा। स्नेल के नियमानुसार हमने बताया था कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को दूसरे पदार्थ का अपवर्तनांक कहते हैं। तो यहाँ पर वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालेंगे। वायु का मीन्स एयर यानी A और कांच का मीन्स ग्लास यानी कि G और N का मतलब यहाँ पर है अपवर्तनांक। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जिसका अपवर्तनांक हम निकालते हैं उसके अपवर्तनांक को पीछे और जिसके सापेक्ष निकालते हैं उसके अपवर्तनांक को आगे लिखते हैं। तो वायु के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा sin I अपान sin R। इसे हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया है। अब दूसरी बात यह है कि यही प्रकाश की किरण जो कांच के गुटके में प्रवेश कर रही थी और आगे बढ़ रही थी, यही प्रकाश की किरण गुटके के दूसरे पृष्ठ RS पर टकराएगी जाके और टकराने के बाद पुनः वायु माध्यम में निकल जाएगी और वायु माध्यम हो जाता है विरल माध्यम और कांच माध्यम हो जाता है सघन माध्यम। अब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है प्रकाश की किरण तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो इस स्थिति में आपतन कोण R बनेगा क्योंकि गुटके के अंदर है और अपवर्तन कोण I बनेगा। तब हो जाएगा कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। तो इसका दूसरा समीकरण बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो BC किरण कांच के गुटके में प्रवेश करती हुई जा रही थी वो कांच के गुटके के दूसरे पृष्ठ RS से टकराई और टकराने के बाद पुनः वायु माध्यम में प्रवेश कर गई। तो इसमें ये निर्गत किरण हो जाएगी और ये आपतित किरण हो जाएगी कांच माध्यम और वायु माध्यम के लिए, और वायु माध्यम कांच माध्यम के लिए आपतित किरण हो जाएगी, ये अपवर्तित किरण हो जाएगी। तो कांच के सापेक्ष जब हम वायु का अपवर्तनांक निकालेंगे तो आपतन कोण R लेंगे और अपवर्तन कोण I लेंगे। ठीक है, देखिए दूसरा समीकरण बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो प्रकाश की आपतित किरण से अपवर्तित किरण बनी थी वही अपवर्तित किरण BC अब पुनः वायु माध्यम में प्रवेश करेगी। तो जब प्रवेश करेगी तो ये सघन माध्यम हो गया और ये विरल माध्यम हो गया, यानी कि पुनः वायु माध्यम में जाएगी। सघन माध्यम से विरल यानी कि वायु माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। तब इस स्थिति में आपतन कोण कांच के लिए R हो जाएगा और वायु के लिए अपवर्तन कोण I हो जाएगा। तब कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बराबर, अब अपवर्तनांक को n से प्रदर्शित करते हैं और हमने बताया था कि जिसके सापेक्ष लिखते हैं उसे आगे लिखते हैं। तो कांच के सापेक्ष लिख रहे हैं और किसका लिख रहे हैं वायु का, तो AN वो GNA बराबर साइन, आप आपतन कोण का मान ऊपर रखते हैं तो साइन R हो जाएगा इसके लिए आपतन कोण बटे साइन
आई, ये अपवर्तन कोण का काम करेगा। इसे समीकरण नंबर 2 दे देंगे। अब समीकरण जो पहला था ANG बराबर साइन आई अपान साइन आर, ये समीकरण 1 था। और दूसरा है GNA बराबर साइन आर अपान साइन आई। ठीक है, अब दोनों समीकरण का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। समीकरण 1/2 से 1/2 से, तो 1/2 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे समीकरण 1 और 2 का। तो ANG गुणे GNA बराबर साइन आई अपान साइन आर गुणे साइन आर अपान साइन आई। ठीक है, अब यहाँ जगह नहीं बची है तो यहाँ ये हम साफ किए दे रहे हैं, या चित्र साफ कर दे रहे हैं। अब इधर देखिए, यहाँ साइन आई से साइन आई कट जाएगा और साइन आर से साइन आर कट जाएगा। बचेगा क्या, ANG गुणे GNA बराबर 1। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? अब ANG को इधर रखेंगे और इधर भेज देंगे इस साइड, तो ये आ जाएगा अपॉन में, या GNA बराबर 1/ANG। ये टॉपिक हमारा पूरा हो गया है। एक बार और देख लें दूसरे समीकरण से। पहले समीकरण में किसी कोई दिक्कत नहीं है, तो दूसरा समीकरण हमने कैसे बनाया था कि पहला बनाया था जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है तब आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R होता था। अब यदि प्रकाश की किरण BC कांच में चलती हुई गुटके के दूसरे पृष्ठ RS से टकराती है और पुनः वायु माध्यम में प्रवेश करती है, पुनः वायु माध्यम में प्रवेश करती है और अविलंब से दूर हट जाती है। अविलंब से दूर क्यों हटती है, क्योंकि पुनः वायु माध्यम में प्रवेश करती है। अब वायु माध्यम होता है विरल माध्यम, कांच माध्यम हो जाता है सघन माध्यम। सघन माध्यम और विरल माध्यम की परिभाषा होती है कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल धीमी होती है अर्थात कम होती है उसे सघन माध्यम कहते हैं, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसे विरल माध्यम कहते हैं, दूर हट जाती है। इस स्थिति में आपतन कोण R हो जाएगा तथा अपवर्तन कोण I हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के उल्टे हो जाएंगे। अब कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक निकाल लेंगे, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक जब निकालेंगे तो GNA बराबर साइन R अपान साइन I, यानी कि आपतन कोण बटे अपवर्तन कोण। समीकरण दे देंगे 2। अब समीकरण पहला हमारा था ANG बराबर साइन I अपान साइन R, समीकरण 1 था, और दूसरा है GNA बराबर साइन R अपान साइन I बराबर समीकरण 2। अब समीकरण 1/2 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 1/2 का। तो ANG गुणे GNA बराबर साइन I अपान साइन R गुणे साइन R अपान साइन I। साइन I से साइन I कट जाएगा, साइन R से साइन R कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर 1। अब अगर इसका सूत्र निकालेंगे तो इसे 1/, में कर देंगे और इसका निकालेंगे तो इसे 1/, में कर देंगे। अब हम बात करते हैं समांतर पारदर्शी माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन। ये आज का दूसरा टॉपिक है। तो इसमें क्या होता है कि जो उत्क्रमणीयता होती है वो 2 माध्यमों के बीच होती है। अब ये हो जाएगा 3 या 4 माध्यम, जितने भी हम कर सकें उतने हो जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, समांतर क्रम से 3 माध्यम होते हैं, 1 2 3, वायु, जल, कांच, पुनः वायु। ठीक, अब इसमें क्या होगा कि वायु से कोई प्रकाश की किरण प्रवेश करेगी, इन तीनों माध्यमों को आर पार करती हुई जाएगी। तो वायु से कोई प्रकाश की किरण आएगी, सही,
जल में प्रवेश करेगी। वायु हो जाता है विरल माध्यम और जल हो जाता है सघन माध्यम, कांच भी सघन माध्यम। तो जब कांच में प्रवेश करेगी तो अविलंब की ओर झुक जाएगी और यहाँ लगभग सीधी हो जाएगी, क्योंकि प्रकाश की चाल जल और कांच में थोड़ा अंतर होता है, लगभग बराबर होती है। यहाँ हो जाएगा आपतन कोण, वायु में आपतन कोण I1 और जल में अपवर्तन कोण R1, और जल में आपतन कोण भी हो जाएगा R1, कांच में आपतन कोण हो जाएगा R2 और इसका आपतन कोण भी हो जाएगा R2, और वायु में अपवर्तन कोण हो जाएगा I1, क्योंकि यहाँ तो 3 माध्यम हमारे लगातार हो गए हैं। वायु से प्रकाश की किरण पहले जल में प्रवेश करती है, जल से कांच में और पुनः वायु माध्यम में निकल जाती है। तो अब हम कुछ लिखेंगे थोड़ा बहुत। मान लेंगे कि हमारे पास 3 माध्यम हैं, माना 3 माध्यम वायु, जल तथा कांच हैं। तो प्रकाश की किरण वायु से पहले कौन से माध्यम में प्रवेश करेगी? जल में, फिर कांच में तथा पुनः वायु माध्यम में चली जाती है। तब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकाल लेंगे और कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकाल लेंगे और जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकाल लेंगे और कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकाल लेंगे। तो जब वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालेंगे तो यहाँ पर आपतन कोण I1 होगा और अपवर्तन कोण R1 होगा। तब वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ANW, W का मीन्स वाटर, बराबर साइन I1 अपान साइन R1। समीकरण दे देंगे इसे 1। अब ये कैसे हो गया है कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकाला है। अब वायु में आपतन कोण I1 है और जल में अपवर्तन कोण R1 है। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक यानी कि ANW बराबर साइन I1 अपान साइन R1। समीकरण दे देंगे इसे 1। अब दूसरा समीकरण बनाएंगे क्या कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कैसे लिखेंगे? जिसके सापेक्ष लिखते हैं हमने बताया था उसको आगे रखते हैं। तो जल के सापेक्ष है WN और किसका है? कांच का है, बराबर साइन आपतन कोण इसमें क्या है? R1 अपान साइन अपवर्तन कोण क्या है? R2 है। समीकरण 2 दे दिया। तो इसमें हमने क्या निकाला है? जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालेंगे तो जल माध्यम में बनता है आपतन कोण R1 और कांच माध्यम में अपवर्तन कोण बनता है R2। अब समीकरण 3 निकालेंगे तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक निकाल लेंगे। तो कांच के सापेक्ष यानी कि GNA
बराबर वायु का निकालना है तो वायु पीछे रख दिया, बराबर साइन R2 अपान साइन, कांच माध्यम में आपतन कोण क्या है R2 है, और वायु माध्यम में अपवर्तन कोण क्या है I1 है, तो साइन I1 समीकरण 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, तीनों समीकरणों की तुलना कर देंगे। तुलना करने पर हमें क्या प्राप्त होगा वो देखिए, यहाँ हम साफ किए दे रहे हैं। पहला समीकरण भी साफ हो गया। तो पहला समीकरण था ANW बराबर साइन I1 अपान साइन R2, ये पहला था। तो हम तीनों समीकरणों की तुलना करेंगे। समीकरण 1, 2 व 3 से ANW बराबर, समीकरण पहला यही है, साइन I1 अपान साइन R1, सीधी तुलना ही करे दे रहे हैं। ANW गुणे WNG गुणे GNA बराबर साइन I1 अपान साइन R1 गुणे साइन, दूसरा समीकरण क्या है, साइन R1 अपान साइन R2 गुणे साइन R2 अपान साइन I1। ठीक है, साइन I1 से साइन I1 कट गया, और साइन R1 से R1 कट गया, और साइन R2 से साइन R2 कट गया। क्या बचेगा, ANW गुणे WNG गुणे GNA बराबर 1, सोल्व हो गया। एक बार और देख लीजिए तीनों माध्यमों में क्या होता है। पहले माध्यम में क्या होता है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है, और जब कांच जल से कांच में प्रवेश करती है तो कुछ अविलंब से दूर हटती है जल की अपेक्षा। अब जब कांच से वायु में प्रवेश करती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकाल लेंगे, और दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम का, और तीसरे माध्यम के सापेक्ष चौथे माध्यम का अपवर्तनांक निकाल लेंगे। तो पहला माध्यम वायु, दूसरा माध्यम जल, तीसरा माध्यम कांच, और चौथा माध्यम पुनः वायु है। तो क्या करेंगे, वायु माध्यम के सापेक्ष जल माध्यम का अपवर्तनांक निकालेंगे, यानी जल वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ANW बराबर साइन I1 अपान साइन R1। फिर दूसरा समीकरण निकालने के लिए क्या करेंगे, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकाल लेंगे। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक साइन R1 अपान साइन R2, समीकरण 2 दे दिया। अब तीसरे के लिए भी यही प्रक्रिया है कि कांच के सापेक्ष वायु का निकालेंगे, तो साइन R2 अपान साइन R1। तीनों समीकरणों की तुलना कर देंगे, यानी गुणा कर देंगे। गुणा करने पर क्या होता है, ANW गुणे WNG गुणे GNA बराबर साइन, पहले समीकरण क्या है, साइन I1 गुणे अपान साइन R1 गुणे साइन R1 अपान साइन R2 गुणे साइन R2 अपान साइन I1। अब जो कटेगा उससे काट देंगे, जो बचेगा उसे लिख देंगे। साइन I1 से साइन I कट गया, और साइन R1 से साइन R1 कट गया, साइन R2 से साइन R2 कट गया, यानी पूरा कट गया है। अब जब पूरा कट जाता है तो 1 बचता है, तो ANW गुणे WNG गुणे GNA बराबर 1। आज का अपना जो भी टॉपिक था वो समाप्त हो गया है। टाइम बहुत हो रहा है, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए अगला जो टॉपिक है वो आपको कल दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से। अगर इसमें
किसी को कोई भी छोटी सी भी चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।